हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल वीकेंड क्लास चैनल, जहाँ पे आज हम लोग फिर से बात करेंगे एक महान भारतीय सोशियोलॉजिस्ट A.R. देसाई के बारे में। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन सोशियोलॉजिस्ट टू बी डायरेक्टली एसोसिएटेड विद पॉलिटिक्स। ये पहले ऐसे सोशियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सिर्फ एक विचारधारा नहीं अपनाई, उस विचारधारा से प्रभावित एक पार्टी को भी ज्वाइन किया। ही वॉज द एक्टिव मेंबर ऑफ CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। He was a staunch Marxist. मार्क्स के कट्टर समर्थक थे। बाद में उन्होंने एक पार्टी RSP ज्वाइन की, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, और उसके बाद उससे भी इस्तीफा दे दिया। उन्होंने जो अपनी PhD थीसिस थी वो किसके अंडर में की? GS घुरियन के अंडर में की। जो उनकी डॉक्टोरल थीसिस थी वो उसका नाम था द सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, और यही जो है उनकी सबसे फेमस किताब भी हुई, और इसका प्रकाशन जो है 1948 में ये पब्लिश हुई थी। इसमें उन्होंने भारतीय नेशनलिज्म का, भारतीय नेशनल मूवमेंट का एक मार्क्सिस्ट व्यू जो है वो प्रोवाइड किया। मार्क्सिस्ट व्यू जब इंडियन नेशनलिज्म का प्रोवाइड किया तो इससे हम लोग क्या मतलब समझते हैं कि इसमें क्या क्या इकोनॉमिक प्रोसेसेस हुआ, ब्रिटिश शासकों ने किस तरीके से दोहन किया भारतीय सोसाइटी का, जो आर्थिक दोहन था, जो भी भारत के आर्थिक रिसोर्सेज थे, इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, उसका किस तरीके से दोहन किया, प्लस उस आधार पे सोसाइटी को किस तरीके से बांटा। तो इसका आकलन जो है A.R. देसाई ने किया, और खास तौर पे किसके? ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के दौरान इन्होंने इस चीज का आकलन किया। अब जो इनकी जो मेन बुक थी द सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, लेकिन उन्होंने कई ऐसी किताबें जो लिखी जो कि भारतीय सोशियोलॉजी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। उनमें थी रूरल ट्रांजिशन इन इंडिया, द स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया, एसेज इन डिसेंट, इसके अलावा प्रेजेंट स्ट्रगल इन इंडिया, एग्रेरियन स्ट्रगल इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। A.R. देसाई जो है इन्होंने कई थीम्स पे बात की, खासकर पीजेंट मूवमेंट्स पे, रूरल इश्यूज पे, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी पे, अर्बन इश्यूज पे, मॉडर्नाइजेशन पे। तो इन्होंने, इनका जो काम था वो कई क्षेत्रों में फैला हुआ था। इसके अलावा ये कई सालों तक इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के भी अध्यक्ष रहे। लेकिन जिस काम के लिए सबसे ज्यादा जाने गए वो था इनका स्टेट पे, जो मॉडर्न वेलफेयर स्टेट है उसकी जो इन्होंने क्रिटिक दिया, उसके लिए ये सबसे ज्यादा जाने गए। तो A.R. देसाई ऑन द कंसेप्ट ऑफ स्टेट, तो इसके लिए इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था इन एन एसे कॉल्ड द मिथ ऑफ द वेलफेयर स्टेट। तो A.R. देसाई जो है ही प्रोवाइडेड अ मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव टू द मॉडर्न कैपिटलिस्ट स्टेट। उन्होंने एक मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव दिया मॉडर्न कैपिटलिस्ट स्टेट के लिए। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ फीचर्स प्रोवाइड किए, वो कौन कौन से थे हम लोग देखते हैं। उनके हिसाब से कायदे से वेलफेयर स्टेट हो तो कुछ एक प्रॉपर्टीज जो है वो होनी चाहिए, लेकिन जनरली जो है वो जो देश वेलफेयर स्टेट होने का दम भरते हैं उनके अंदर कई शॉर्टकमिंग्स हैं। उन्होंने इनके द्वारा वो सारी चीजें दर्शाई, जैसे कि सबसे पहला उन्होंने बोला कि एक वेलफेयर स्टेट ऐसा होना चाहिए जो कि पॉजिटिव स्टेट होना चाहिए, अनलाइक थ्योरेटिकल चीज कि एक लिबरल पॉलिटिकल थ्योरी जैसे कि लेसेस्ट फेयर, जो कि हम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन से सीखी थी। तो ये मात्र थ्योरेटिकल चीज पे हम लोग को नहीं जाना चाहिए, इट शुड बी अ पॉजिटिव स्टेट। अब पॉजिटिव स्टेट से इनका कहने का क्या मतलब था? पॉजिटिव स्टेट से इनके कहने का मतलब ये था कि जो स्टेट है उसको अपने जो कदम है वो उठाने चाहिए कि ताकि मिनिमम लॉ एंड ऑर्डर की जो पोजीशन है वो हमेशा बनी रहे। तो स्टेट को एक इंटरवेंशनिस्ट स्टेट होना चाहिए ताकि वो डेली के मामलों में भी इंटरफियर कर सके, और अपने जो उसको वृहद जो पावर्स दिए गए उसके द्वारा उनका वो यूज करे। इसके द्वारा क्या होगा कि सोसाइटी का बेटरमेंट होगा एंड इट विल इंप्लीमेंट द सोशल पॉलिसीज विच आर गिवन बाय द स्टेट्स। जो दूसरी बात आती है कि एक वेलफेयर स्टेट को डेमोक्रेटिक स्टेट भी होना चाहिए। क्यों? बिकॉज डेमोक्रेसी वॉज कंसिडर्ड टू बी एन एसेंशियल कंडीशन फॉर इमर्जेंस ऑफ वेलफेयर स्टेट।
अब इसमें कई इंस्टीट्यूशन होते हैं डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, जैसे कि स्पेशली मल्टी पार्टी इलेक्शंस which were thought to be a defining feature of welfare state. That is why the socialist and communist states were excluded from this definition. जो कैपिटलिस्ट स्टेट ने क्यों इन दोनों को निकाला? क्योंकि बिकॉज वहां पे ये जो मल्टी पार्टी इलेक्शन था, जनरली आप देखिए कम्युनिस्ट देशों में ये लैक करता है। अब हम लोग थर्ड आते हैं। तो तीसरा मुख्य मुद्दा था कि एक वेलफेयर स्टेट जो है उसको एक मिक्स्ड इकोनॉमी अपनानी चाहिए। अब उनका मिक्स्ड इकोनॉमी से यह मतलब था कि वहां पे प्राइवेट कैपिटलिस्ट इंटरप्राइज और स्टेट या पब्लिकली ओन इंटरप्राइज जो है दोनों को एक साथ को एग्जिस्ट करना चाहिए। किसी को एक ही कीमत पे नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए, दोनों को साथ में एग्जिस्ट करना चाहिए। वेलफेयर स्टेट का मतलब यह नहीं है कि वो कैपिटलिस्ट मार्केट को एलिमिनेट कर दे, और नहीं पब्लिक इन्वेस्टमेंट को किसी इंडस्ट्री में, अगर पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है वो चाह रहा है पब्लिक सेक्टर की इन्वेस्ट करे तो वो उसको रोके। लेकिन जो मेन मुद्दा जो है कि स्टेट का जो सेक्टर का मेन मुद्दा ही है कि वो पब्लिक को उनके बेसिक गुड्स के बारे में जरूर दे। उसका कंसंट्रेशन ये होना चाहिए कि जो सिटीजन्स हैं उनके बेसिक नीड्स जो हैं वो पूरी होती रहे और उनको सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्राप्त हो। जबकि प्राइवेट इंडस्ट्री जो है जनरली किस बात पे डोमिनेट करती है? कंज्यूमर गुड्स सेक्टर पे। ए.आर. देसाई ने सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर कोई स्टेट वेलफेयर स्टेट कैसा परफॉर्म कर रहा है इसको भी मापने के लिए कुछ पैरामीटर्स उन्होंने दिए, तो उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला उन्होंने कहा कि डज वेलफेयर स्टेट एंश्योर्स फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी, सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड सिक्योरिटी फ्रॉम इट्स फॉर ऑल इट्स सिटीजन। ये सबसे पहला पैरामीटर था। मतलब कि क्या कोई एक वेलफेयर स्टेट जो है तभी एक वेलफेयर स्टेट कहलाने योग्य होगा जब वो अपने सारे सिटीजन्स को पॉवर्टी से मुक्त कर देगा, डिस्क्रिमिनेशन से मुक्त कर देगा और एक सिक्योरिटी नेट प्रोवाइड करेगा। ये एक उनकी कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन कि वेलफेयर स्टेट शुड रिमूव इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम बाय प्रिवेंटिंग कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। अब ये जो कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ कुछ हाथों में होता है, इसको कैसे जो है प्रिवेंट किया जाए? तो उन्होंने कहा कि इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए फ्रॉम द रिच टू द पुअर, सो दैट इट मे प्रिवेंट द कंसेंट्रेशन ऑफ द वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। अब इसके बाद आते हैं तीसरे पॉइंट पे कि डज वेलफेयर स्टेट एंश्योर्स दैट द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट इज कंज्यूमरेट टू रियल नीड्स ऑफ कम्युनिटी। वेलफेयर स्टेट को यह एंश्योर करना चाहिए कि जो कैपिटलिस्ट जो प्रॉफिट कमा रहे हैं उनका जो मोटिव है, क्या वो कम्युनिटी को सर्व करता है या नहीं करता है। इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करते हैं इकोनॉमी इन सच अ वे दैट द कैपिटलिस्ट प्रॉफिट्स मोटिव शुड बी सर्वेंट टू द रियल नीड्स ऑफ द कम्युनिटी। इसके बाद जो चौथा उनका यह था कि क्या वेलफेयर स्टेट जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर करते हैं या नहीं। इससे उनका यह कहना था कि वेलफेयर स्टेट को यह इंश्योर करना चाहिए कि एक डेवलपमेंट जो है वो स्टेबल हो। इससे क्या होता है, अगर स्टेबल डेवलपमेंट होता है तो जो सिटीजन्स होते हैं वो इकोनॉमिक बूम्स और डिप्रेशंस की वजह से जो एंग्जाइटी होती है, एंग्जाइटी या फियर, उससे वो दूर रहते हैं, उसका उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। और पांचवा जो अंतिम क्राइटेरिया उन्होंने दिया कि सबसे बड़ी बात कि सबको रोजगार प्राप्त होना चाहिए एक वेलफेयर। तो उन्होंने कहा कि ये जो 5 पैरामीटर्स हैं ये बहुत जरूरी हैं किसी भी वेलफेयर स्टेट को मापने के लिए। तो जब इन्होंने इन क्राइटेरियाज को यूज किया तो उन्होंने पाया कि मैक्सिमम जो ये कैपिटलिस्ट स्टेट थे या जो इस बात का दम भरते थे कि दे आर वेलफेयर स्टेट्स, तो इनका जो परफॉर्मेंस था वो खराब था। इवन द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज लाइक ब्रिटेन, यूएसए और जो पश्चिमी यूरोपीय कंट्री थी, उनके भी जो क्लेम्स थे दे वर फॉल्स। उन्होंने भी अभी तक अपने सारे सिटीजन्स को इकोनॉमिक और सोशल सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर पाए थे और नहीं वो इनइक्वालिटी रिड्यूस कर पाए थे। देयर वर ग्रेव इनइक्वालिटीज इन द सिटीजन्स।
they also failed to provide minimum levels of economic and social security to all their citizens. इसके अलावा वो they were also unsuccessful at enabling stable development which would be free from market fluctuations. तो इस जो मुद्दे पे भी ये जो कैपिटलिस्ट कंट्री हैं वो विफल रही। तो ये तो आई कैपिटलिस्ट कंट्री की बात, लेकिन ए.आर. देसाई ने मार्क्सिस्ट जो थ्योरी जो थी स्टेट की उस पर भी उन्होंने कमेंट किया और उन्होंने एक साइडेड व्यू नहीं लिया। ये उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। उन्होंने कम्युनिस्ट कंट्रीज की भी अच्छी खासी आलोचना की। उसमें उन्होंने कहा कि सबसे पहली चीज जो है कम्युनिस्ट कंट्रीज में जो डेमोक्रेसी नहीं एग्जिस्ट करती है, ये बहुत जरूरी है। डेमोक्रेसी जो है एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि कम्युनिस्ट कंट्रीज में भी होना चाहिए। इसकी वजह से पॉलिटिकल लिबर्टी आती है। इसके अलावा रूल ऑफ लॉ जो है वो दैट मस्ट बी अपहेल्ड इन ऑल जेन्युइनली सोशलिस्ट स्टेट, जिसकी उन्होंने बात की। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि देसाई जो है ए.आर. देसाई जी ने इस बात पे कंक्लूड किया कि जो वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट था वो टोटली एक यूटोपियन कंसेप्ट था, जो कि सिर्फ एक कल्पना पे आधारित था, जो यथार्थ नहीं हो सकता था। सो फ्रेंड्स, today we are done with the theory of welfare state of the great Indian sociologist A.R. Desai, and in upcoming episode we will discuss the works of M.N. Srinivas, and that will end our chapter Indian Sociologists. Till then, thanks a lot.